नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 16 महीने बाद, पूरे 16 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई जागी है। और जागी है तो क्या गजब जागी है। पश्चिम बंगाल भाजपा के इतिहास में इससे बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग उसमें शामिल थे, वो सड़क पर उतरे हैं। भाजपा ने इसकी पूरी तैयारी की थी और विशेष ट्रेनों के जरिए ट्रेन जो है हायर करके कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से लाया गया और पश्चिम बंगाल की सरकार ने उससे रोकने की भरपूर कोशिश की। पथराव हुआ। बीजेपी का कहना है कि पुलिस के साथ खड़े टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। टीएमसी और सरकार का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। जिसने भी किया पथराव, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आज का प्रदर्शन देखकर आज से कई दशक पहले यानी 21 जुलाई 1993 का प्रदर्शन याद आ गया। उस समय ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुआ करती थी। कांग्रेस में थी, अपनी पार्टी नहीं बनाई थी तब तक। और उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग पर ये प्रदर्शन जो है नबन्ना पर होना था, जो हावड़ा में है। लेकिन ये जो प्रदर्शन था 93 का, वो राइटर्स बिल्डिंग पर था, वहाँ होना था। और उस प्रदर्शन को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की सीपीएम की सरकार, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, पुलिस ने गोली चलाई। 13 लोगों की मौत हुई, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ममता बनर्जी भी घायल हुई थी। उसी घटना ने ममता बनर्जी को नेता बना दिया। एक घटना किसी नेता के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी के जीवन में उसके जो है पॉलिटिकल लाइफ में कोई, पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। तो पश्चिम बंगाल की वो उस समय की सरकार ज्योति बसु की, उसने गोली चलवाई। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे एसबी चौहान। वो दिल्ली से कोलकाता आया और ज्योति बसु से कहा कि इसकी न्यायिक जांच कराइए। ज्योति बसु ने मना कर दिया। मना ही नहीं किया, ये भी कहा कि पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा काम किया। बाद में बहुत दबाव हुआ तो एक एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी ऑर्डर हुई, जिसकी क्या रिपोर्ट थी किसी को आज तक नहीं मालूम। 2011 में 2011 में जब ममता बनर्जी वापस आई मतलब सत्ता में आई, तब उन्होंने एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की। उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुशांत चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में आयोग का गठन हुआ। आयोग ने 2014 में इसकी रिपोर्ट दी और इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग से की। और उन्होंने कहा कि पुलिस फायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें गवाही के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया गया था बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी, जो सीपीएम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा उस समय भी हमको इस घटना की जांच की ज़रूरत नहीं लगी, आज भी नहीं लगती है। और जो अधिकारी थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी की थी, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट गायब हो गई। लाल बाज़ार यानी कोलकाता पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से, और राइटर्स बिल्डिंग जो सरकार को रिपोर्ट दी गई, कहा गया कि दोनों गायब हो गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सरकारें राजनीतिक प्रदर्शनों से किस तरह से निपटती हैं। आज उसी सिचुएशन में स्थिति बदल गई है, भूमिकाएं बदल गई हैं। ममता बनर्जी है, उनके सामने भाजपा का प्रदर्शन है। भाजपा के लोग सड़क पर निकले हैं। मई 2021 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी ने जिस तरह से हिंसा का तांडव किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया, हत्या हुई, आगजनी हुई, बलात्कार हुआ, उनको भागकर हज़ारों की संख्या में असम में शरण लेनी पड़ी। इस सब के बावजूद ममता बनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ा। असर तब भी ज़्यादा नहीं पड़ा, कुछ थोड़ा तो पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। सीबीआई की जांच चल रही है, उसका भी जो है असर है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर किस बात का हुआ है? नोटों के बंडल का। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, ये परिवारवाद के खिलाफ अभियान छेड़ने की घोषणा की, उसके बाद से जिस तरह से पहले पार्थ चटर्जी, उनके जो है फ्लैट, जो उनकी सहायिका रहती थी जिसमें, उससे 50 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। उसके बाद गिरफ्तारी हुई अनुव्रत मंडल। ये दोनों नेता ममता बनर्जी के दाहिने बाएं हाथ माने जाते थे
और उसके बाद से गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार मेनका गंभीर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों ने एयरपोर्ट से रोक लिया, उनको विदेश जाने से रोक दिया। वो थाईलैंड जा रही थी और उनको पूछताछ के लिए अगले दिन जो है ईडी ऑफिस बुला लिया। तो जैसे जैसे भ्रष्टाचार का शिकंजा ममता बनर्जी और उनके परिवार के इर्द गिर्द कसता जा रहा है, ममता बनर्जी की स्थिति खराब होती जा रही है, उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। एक और चिंता का कारण उनके हो गया है। अभी पिछले हफ्ते ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके 6 रिश्तेदारों से कहा है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए अदालत में दाखिल करें। अब ये शपथ पत्र जो है पर देना है उनको, ये एक याचिका के जवाब में अदालत ने आदेश दिया है। याचिका दायर हुई थी कि इन 6 लोग जो ममता बनर्जी के करीबी रिश्तेदार हैं, इनकी संपत्ति उनके सत्ता में आने के बाद से लगातार बढ़ी है। खासतौर से चिट फंड घोटाले के बाद जो है इनकी संपत्ति में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। और इन लोगों में से जो लोग चुनाव लड़े, उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया जाता है उसमें नहीं दिया था। तो हाई कोर्ट ने कहा है ये सब ब्यौरा जो है वो एक एफिडेविट के जरिए अदालत में दाखिल करें और अदालत में अगले महीने इसकी सुनवाई होने वाली। तो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द देखिए, राजनीतिक विरोध ममता बनर्जी बर्दाश्त कर सकती है, लड़ सकती है, उसमें जीत भी सकती है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव होना है। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उनके सबसे करीबी मंत्री और उनकी पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री पार्थो चटर्जी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश कैसे बरामद हुआ, क्यों बरामद हुआ, ये किसका पैसा था, क्या इतना ही था, क्या इसमें और लोग हिस्सेदार थे, क्या इसके अलावा और लोगों के पास पैसा गया, ये सारे सवाल हैं। तो मैंने एक बात आपसे पहले कही थी कि पिछले चुनाव में यानी 2015 के चुनाव में चिटफंड घोटाले का मुद्दा उठाने की बीजेपी ने कोशिश की थी। तब तक ममता बनर्जी की जो छवि थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि जिस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता था। आज वो स्थिति नहीं रह गई। आज ममता बनर्जी से सवाल होने लगे, आज ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। कल सड़कों पर जो कुछ दिखाई दिया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके साथ आम लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया, उससे एक बात मैं कह सकता हूं, जो मैंने चुनाव के नतीजे आने के बाद कही थी कि बीजेपी क्यों हारी। तो बीजेपी क्यों हारी, उसका कारण मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो था, वैसे तो किसी भी हार या जीत में कोई एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो था लोगों के मन का डर। लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हार गई तो उसके बाद जो हिंसा होगी उसमें उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। पश्चिम बंगाल लगातार पिछले 40-50 सालों से ये हिंसा का तांडव देख रहा है। कांग्रेस थी, सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व वाली सरकार थी तब, ज्योति बसु की सरकार थी तब, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी तब, और ममता बनर्जी की सरकार है तो अब। ये लगातार लोगों ने देखा है कि जीतने वाले जो सत्तारूढ़ दल है, हिंसा वो कराता है। आमतौर पर होता है कि नाराज़गी, चिढ़ या निराशा, हताशा विपक्षी दल में होती है, जो चुनाव हार जाता है वो हिंसा पर उतारू होता है। पश्चिम बंगाल इसका उल्टा उदाहरण है, जहाँ सत्तारूढ़ दल हिंसा करवाता है जीतने के बाद भी। हारने पर नहीं, हारने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जीतने पर भी जो है हिंसा का सहारा लेता है कि पूरी तरह से विपक्ष का दमन कर दिया जाए। कल यानी कि मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर, हावड़ा की सड़कों पर जो दृश्य दिखाई दिया वो इस बात का ऐलान है कि पश्चिम बंगाल के आम लोगों के मन से डर निकल गया है, तृणमूल कांग्रेस का डर निकल गया है, ममता बनर्जी का डर निकल गया है और उनकी सरकार का भी डर निकल गया है। एक बात समझ लीजिए, जब भी डेमोक्रेसी में जनता या किसी भी शासन में जनता के मन से डर निकल जाता है सत्तारूढ़ दल का या शासक का, उसके बाद वो उससे रोकना बहुत कठिन होता है। तब जनता अपने मन से फैसला करती है, तब जनता वो करती है जो सही होता है, जो उचित होता है। तब वो किसी दबाव में नहीं रहती,
तब वो अन्याय चुपचाप बर्दाश्त नहीं करती। तो ये अन्याय बर्दाश्त न करने की घोषणा है। ये पश्चिम बंगाल की जनता ने, और पश्चिम बंगाल इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही हावड़ा कोलकाता में हुआ हो, लेकिन पूरे प्रदेश से लोग आए थे इसमें प्रदर्शन में, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, लेकिन पूरे प्रदेश में ये जो दृश्य है मंगलवार का, जो सड़कों पर चला, पुलिस के साथ जो संघर्ष चला, उसको देखते हुए पूरे पश्चिम बंगाल में संदेश चला गया है कि ममता सरकार का डर खत्म हो गया है। और डर खत्म इसलिए भी हो गया है कि अदालत पर भी भरोसा हो गया है। अदालत ने जिस तरह से हिंसा के मामलों की जांच तत्परता से कराई, जिस तरह से त्वरित गति से उसकी सुनवाई हो रही है, इससे भी लोगों में भरोसा हुआ कि न्याय मिल सकता है। अन्याय के खिलाफ अगर खड़े होंगे तो हमको न्याय मिल सकता है अदालत से भी। और उसके अलावा बीजेपी का कार्यकर्ता जो हताश होकर, निराश होकर और डर कर और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज़ और निराश होकर घर बैठ गया था, वो मंगलवार को सड़कों पर उतर आया और कहीं खौफ का मंजर नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं कोई दृश्य दिखाई दिया कि भाजपा के कार्यकर्ता या जो आम लोग उसमें शामिल थे प्रदर्शन में वो डर रहे हों। तो डर का आना ये बुरा संकेत, डर का निकल जाना अच्छा संकेत। कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी वो इमैटेरियल है, वो को बहुत महत्व नहीं रखता। पार्टियां आती हैं जाती हैं, चुनाव जीतती हैं हारती हैं, वो सब चलता रहता है। लेकिन जनता के मन से जब आतताई, अत्याचारी और उन पर अत्याचार करने वाले का जो डर होता है वो निकल जाता है, तब सत्तारूढ़ दल को, शासक को डरना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा डर अगर शासक के लिए कोई होता है तो जनता का खड़े हो जाना, जनता का सजग और सचेत हो जाना, जनता का अन्याय न बर्दाश्त करने की घोषणा कर देना। तो मंगलवार को पश्चिम बंगाल ने ये दृश्य देखा और ये दृश्य देखने के बाद शायद सारे विपक्षी दलों को भी और ममता बनर्जी को भी समझ में आ जाएगा कि हालात बदल रहे हैं। जैसा वो चाहते हैं या जैसी उनकी इच्छा है या जैसा उनका आकलन है वैसे नहीं, दूसरी तरह से हालात बदल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मई 2021 के बाद लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ख़त्म है और लोग यहाँ तक कह रहे थे कि जो 2014 में 2 सीटें मिली थी वो भी मिलेंगी कि नहीं लोकसभा चुनाव में। अब वो परिस्थिति बदल गई है। अब सवाल इस बात का है कि 2019 में जो 18 मिली थी उससे कितनी ज़्यादा हो सकती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में किसी समय अगले साल 2023 में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। लग रहा था कि अभी कुछ दिन पहले तक, इस प्रदर्शन से पहले तक बल्कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी वॉकओवर दे देगी तृणमूल कांग्रेस को। अब ऐसा नहीं होने वाला। एक बार डर निकल जाए तो फिर लोगों को रोकना मुश्किल होता है और वो डर जो है इस प्रदर्शन से निकल गया। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट लीडरशिप है उसका भी हौसला बढ़ेगा, इससे केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन भी बढ़ेगा। ये जो मंगलवार का प्रदर्शन है वो भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा और आप देखते रहिए आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति बदलने वाली है। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि उनकी मुश्किल एक फ्रंट पर नहीं है, कई फ्रंट्स पर है। परिवारवाद का तो आरोप लग ही रहा है, उसका वो राजनीतिक रूप से एक बार मुकाबला कर भी लें। भ्रष्टाचार का मुकाबला कैसे करें? जिस तरह से जांच हो रही है, जिस तरह के से उनके मंत्री जेल जा रहे हैं, उसका सामना करना और जनता का परसेप्शन जो बन रहा है भ्रष्टाचार को लेकर कि हमारा पैसा लूट कर ये लोग अपना घर भर रहे हैं, ये जब होता है, ये एक धारणा बहुत से लोगों के मन में होती है, खासतौर से सत्तारूढ़ दल के नेताओं में, कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं होता। ऐसा नहीं है, एक सीमा होती है जिसके बाद लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते। और पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि वो सीमा, वो लक्ष्मण रेखा पहुंच गई है जहां लोगों ने तय कर लिया है कि इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना है। तो इसका नतीजा तो चुनाव में दिखाई देगा, पंचायत चुनाव में, फिर लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में। लेकिन परिवर्तन की हवा, परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है।
और इससे सत्तारूढ़ दल को डरना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।